अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है, वीडियो का टाइटल है जी पाक चाइना दोस्ती पर बढ़ के हसन निसार और डीडी रैक की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा। हमारी सकलारी बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। शेख से मीठी, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद रखना। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा पांडा है। यही बात है, जब मैं कहता हूं तो पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी लगती है यार, बड़ी मिर्ची लगती है पाकिस्तानियों को। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो समा न्यूज का वीडियो है और हसन निसार हैं इसमें। टाइटल है अलार्मिंग सिचुएशन अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस। चलिए भाई देखते हैं कि हसन निसार जो है वो पाकिस्तान के इस क्राइसिस के बारे में क्या कह रहे हैं। वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि पाकिस्तान में कारोबार करना बहुत मुश्किल है। बड़ी पेट्रोलियम कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई। इस वक्त सिर्फ चाइनीज हैं जो हमारे पास हैं। ये भी नहीं कहने, बात सुनो। शेख से मीठी, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, दुनिया में कोई दोस्ती मोस्ती नहीं होती, ये याद रखना। मफादात होते हैं, अपने अपने टारगेट्स होते हैं, उसके मुताबिक कौमें चलती हैं। हजारों मील दूर भी सुपर पावर बारे में नहीं है। होश करो, याद आएंगी कभी ये बातें तुम्हें। दे नीड अस, वी डेस्परेटली नीड देम। दोस्ती तल्लुक की ये बराबरी की सतह पे होता है, आम जिंदगी में भी किसी न किसी हवाले से अगर आपका लेवल मिलता है। अदरवाइज आप चमचे कड़चे तो हो सकते हो, खुशामदी हो सकते हो, दरबारी हो सकते हो, दोस्ती तो बड़ा रिश्ता है। अच्छा, अब ये जो मुसद्दक मलक, अच्छा ये बहुत कम लोग हैं नून लीग में जो बात करें तो खुशबू आती है कि ये पढ़ा लिखा आदमी है, मुसद्दक मलक है। अच्छा, वो मेरी तरह मतलब वो लाउड भी नहीं होता, सॉफ्ट स्पोकन। मेरा दिल करता है मैं उस तरह बोलूं, लेकिन मेरा अल्लाह ने को और तरह का बनाया हुआ, मैं क्या करूं। उसने ढंग की बात की है, खुशामद वगैरह उसके पैकेज का भी हिस्सा है। वो मौका नहीं वो जाने देता, वो ऐसी बात नहीं है, वो मजबूरी है, कल्चर है। एट रोम डू एज द रोमन्स डू, ये जिंदगी की जरूरत है, वो करता है बेचारा। लेकिन जो बात उसने की है, इसके अलावा वो क्या करता कि पाकिस्तान में कारोबार फल फूल रहा है, बंद हो रही हैं, बेशुमार कम बंद हो रहे हैं। ये जो अभी गौहर जहाज या ये जो शुरू हुआ है IPPs के शर का मुकाबला करने के लिए, पता नहीं किस फकीर ने उसको दुआ दी है, किसने उसको तावीज बांधा है। ये को ख्वाब में आके उसको बता गया है कि चल भाई IPPs, और इससे बड़ी डकैती किसी कौम के साथ हो सकती है, इन टर्म्स पे हो सकता है। अच्छा, वो मुल्क में वो है क्या, ये जो पाकिस्तान में कारोबार कर रहा, बड़ी पेट्रोलियम कंपनीज छोड़ के जा रही हैं। और यहां लोकल, मेरा ताल्लुक है लायलपुर से, जिसे कभी कहते थे मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। असी अभी छछोरपने जो बड़ा कुछ कर लेने हैं ना, कि ये हम यूं हैं कि फलां का किला है और फलां का, ये इस तरह की बातें हम अपने बारे में बंगियां मारते रहते हैं। मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, मेरे तो सारे बचपन के दोस्त आज भी वहां हैं। 2 4 5 ही आए थे लाहौर पढ़ने के लिए, यहीं के होके रह गए। वहां तबाही झाड़ू फेरा हुआ है। तो मुसद्दक मलक अगर ये ना कहता तो क्या कहता। अच्छा, दो बातें इन्होंने कही। एक तो चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है उसकी असलियत बता दी इन्होंने, हसन निसार जी ने, कि समंदर से गहरी और हिमालय से ऊंची, आकाश से ऊंची और ये और वो। तो समझ में आया पाकिस्तानियों कुछ। बात ऐसी है कि दोस्ती दोस्ती फजूल की बातें हैं। चाइना सिर्फ तुम्हारा शोषण कर रहा है, क्योंकि चाइना को भी तुम्हारी जरूरत है। चाइना जानता है कि अगर भारत से लफड़ा हुआ और अगर लफड़ा बढ़ा तो भारत, चाइना का पूरा ट्रेड रूट हमारे कब्जे में है, वो पूरा रूट ब्लॉक हो जाएगा। चाहे वो मलक्का स्ट्रेट हो, चाहे वो सुंदा स्ट्रेट हो, जहां भी, चाहे वो इंडोनेशिया वाला रास्ता हो, सब।
तो चाइना का मामला हो जाएगा गड़बड़। तो चाइना ने अपने लिए एक रास्ता तुमसे लिया है, तुमको पैसे भर भर के, तुम्हारे को पैसे दे दे के, जो ग्वादर से कनेक्ट करता है बाई रोड चाइना को, समझे? और ये क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्यों हो रहा है? क्या कहता हूं, पाकिस्तान एक ऐसा बर्तन है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक ऐसा भांडा है जिसका वो थला नहीं होता, वो की बॉटम उसका, ये वहां से भी लीक कर रहा है, ऊपर से भी लीक कर रहा है। वो किसी को शर्म है नहीं यार? आईपीपीस के मुआदे कैसे हो गए, क्यों हो गए, किन टर्म्स में हो गए, किसने किए, कब किए, अवाम को टके टोकरी बेच दिया, नीलाम कर दिया, कोई हिसाब ही नहीं। वो आज पता नहीं, वो मैं अभी देख रहा था टीवी पे किसी चैनल पे, भिखारी पकड़ लिए, वड्डे भिखारी जड़े ने माशाल्लाह, वीवीआईपी ने भिखारी पकड़ लिए एयरपोर्ट पे। ये अभी चली है, मैंने किसी चैनल पे देखा है। टूटे पजे गरीब गुरबे जाए, ये वो सारा उन्होंने अपना इतराफी बयान भी जमा करा दिया। वो 10-15 के करीब थे पाकिस्तानी। एक कोई खोश करें, अच्छा ये ना सियासी इस्तेकाम, ना अखलाकी इस्तेकाम, ना समाजी कोई चीज है ही नहीं। मैंने कहा ना कि अगर ये 24 करोड़ की आबादी है तो 24 करोड़ डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है। खत्म, कोई कदर मुश्तरक पाकिस्तानियों के दरमियान है ही नहीं। यही बात है, जब मैं कहता हूं तो पाकिस्तानियों को बड़ी बुरी लगती है यार, बड़ी मिर्ची लगती है पाकिस्तानियों को। ये एक हिंदू, एक काफिर, एक इंडियन कैसे हमारे बारे में ये बात करा। भैया तो ये ना काफिर हैं, ना ये इंडियन हैं, ना कुछ हैं, ये तो पाकिस्तानी हैं, अपने आप को सेंट्रल एशियन बताते हैं भूल के, इनका डीएनए सेंट्रल एशियन। पाकिस्तानी, सुन लो पाकिस्तानियों क्या कह रहे हैं ये, तुम्हारे पेंदे में भी छेद है, वहां से भी लीकेज जा रही है, और तुम्हारे ऊपर से मतलब मुंह से भी निकल रहा है, दोनों जगह से लीक कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही। और 24 के 24 करोड़, सब 24 करोड़ दिशाओं में जा रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में, कोई एक दूसरे की नहीं सुन रहा, कोई एक दूसरे की नहीं मान रहा, समझ रहे हो? नहीं समझोगे, टूटने वाले हो। सिंपल शब्दों में बताऊं, टूटने वाले हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। जो रजे हुए हैं वो बदहजमी का शिकार है, जो भूखे हैं वो भूख का शिकार है। एक्सट्रीम्स हैं दो। मिडिल क्लास प्रैक्टिकली खत्म हो चुकी है, और उसके बारे में कहा जाता है कि वो रीढ़ की हड्डी होती है। चलें, गौहर एजाज के पीछे खड़े हो जाएं सारे। जिस किसी ने भी गौहर एजाज को मशवरा दिया, खुद ज़हीन आदमी है, को ख्वाब देखा है, मैं सारी पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारे कर रहा हूं, पर करो। अब भी कोई करने को तैयार नहीं, कोई मेजर सर्जरी, कोई मेजर ऑपरेशन, कोई वो जिसे कहते हैं यार कोई सवाल जवाब, कोई एहतसाब, कोई ना, बिल्कुल नहीं। नाक से आगे देखने जो कि है ही नहीं है, नाकें कटी हुई हैं। आगे चलें माशाल्लाह। बेशक हसन साहब, अलमिया ये है कि असल जिम्मेदारों का तयन नहीं हो रहा और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही। सबका पता है। एमक्यूएम के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने मुतालबा किया है कि बिजली बहरान पर इमरजेंसी लगाई जाए। पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में है। उन्होंने ये भी कहा कि पावर सेक्टर के मसाइल किसी भी दहशत गर्दी से बड़ा मसला है। तीनों बातें ठीक है उसकी, मुस्तफ़ा कमाल की, लेकिन को क्रेडिट भी देना चाहिए मुस्तफ़ा कमाल को, पाकिस्तान को। सबसे महंगी बिजली, सबसे सस्ते लोग, ये होती है पूरी बात। सबसे पूरे खित्ते में सबसे महंगी बिजली, सबसे सस्ते लोग, टके टोकरी, माए बच्चे मार रही, बच्चे हैं, घर नॉर्मल हो गए हैं, तलाकों की मुझे कह रहा था शरह बढ़ गई है, उसकी वजह है कि जहन्नुम बन गए हैं घर। वो फिर एक दूसरे किसी और पे तो बस चलता नहीं है। वो जो पिछले दिनों को हमारी कोई एंकर शंकर थी, उसका नीला पीला चेहरा देख के मैं सोच रहा था को पता नहीं जानवर से बदतर होगा भाई, तुम्हारी नहीं बन रही, गो टू हेल। ये उस एंकर की बात कर रहे हैं जिस पर हमने वीडियो बनाया था कि एक लड़की ने, वो एक मौलवी आया था, पढ़ा लिखा मौलवी, अंग्रेजी बोलने वाला मौलवी, और उसने उस लड़की को कहा कि 95% तो जो महिलाएं हैं वो पाकिस्तान की वो जाहिल हैं,
लड़की को गुस्सा आया, जाहिर सी बात है गुस्सा आएगा, पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने सवाल किया। तो उस बंदे मौलवी के साथ जो एंकर थी, उस एंकर को उसके पति ने धो डाला, बहुत मारा, फिर केस हुआ, पूरा चेहरा सूजा हुआ था। वही एंकर थी, और उस एंकर ने वो लड़की के साथ आवाज नहीं उठाई। जो महिलाओं के हक की बात कर रही थी लड़की, उसके साथ उसने आवाज नहीं उठाई, उसने उल्टा लड़की को समझाना शुरू कर दिया। और आज उसी के साथ क्या हुआ उसके घर में, उसके बाद इनको याद आया होगा कि महिला क्या है। ये उसी एंकर की बात हो रही है। आप सोचो, तलाक नागवार चीज है, लेकिन वो खुदा ना खास्ता ये कोई गुनाह कबीरा तो नहीं है। तो लेकिन वो नील पड़े हुए थे उस लड़की के। मैं भी एक जमाने में उसके 3-4 में प्रोग्राम्स मैंने किए, तो दुख हुआ मुझे। गुरु ना बच्चे हैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ खड़ा देखो तो वो औरतें मार रहे हैं यार, नहीं गुजर बसर रोड़ी तो बस इसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना। चल घरों में वहशत तारी हो गई है। अच्छा, और पावर सेक्टर के मसाइल जो है ना, ये दहशतगर्दी बिल्कुल ठीक है। दहशतगर्द कितना मार लेगा बताओ? जो पावर सेक्टर कत्लेआम करेगा तातारियों जैसा होगा। इस मुल्क में इमरजेंसी नहीं, इमरजेंसी प्लस लगाओ। हुण तुसी चूहे मारने बंद करो। ये झींगर, ये टिड्डी, ये फलानी, ये चीजें मारनी बंद करो। अब जो अरने भैंसे हैं ना, उनकी तरफ तवज्जो दो, वरना फिर अल्लाह ही मालिक है। और पूरे खित्ते में ये IPPs कोई पता नहीं कौन है, इनको पूछने वाला कोई नहीं। उसकी वजह है कि बहुत से लोग इनके भाई बाल हैं। अगेन कोटिंग परवेज मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें गनी की रहमत करे, उन्होंने कहा 1 सेंट इजाफा करो, 1 यूनिट पे 1 सेंट का इजाफा करो, 1 अरब रुपया ले लो। तो तुहाडा की ख्याल है जिहड़ियां अरबां खरबां दीयां जायदादां बाहर हुंदियां, ये रिस्के हलाल है? हजरत अबू जर गफ्फारी का सुन लो, हम किस्से ही सुनाने को रह गए ना। उन्होंने कहा ये वो बड़ा कोई सिक्कों से भरे हुए थे, वो तलाई सिक्कों से, ये वो तो उसका वरासत तकसीम हो रही थी। तो खलीफा कौन थे हमारे, मुझे वो भूल गए। तो उन्होंने कहा बेशक पाकमाल था, पाकमाल फलां, ये वो मरहूम के बारे में। हजरत अबू बकर कहता हूँ, हजरत अबू जर गफ्फारी ने कहा आप चुप, इतना माल पाक हो ही नहीं सकता। मैं अप्रोच की बात कर रहा हूं। अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप ओवरनाइट अरबपति बन सकते हो। उस वक्त ये नहीं था, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वाज़ेह है। फिर आगे चलो, माशाल्लाह। तो जी वीडियो खत्म हो गया, अब आपने देख लिया। सबसे पहली चीज मुझे लगता है कि पता है, पाकिस्तानियों को इसकी सजा मिल रही है। पाकिस्तानियों को उस नफरत की सजा जो उन्होंने बोई है, दिमागों में DNA में घुस गई है। वो नफरत जो हिंदुओं के खिलाफ है, यहूदियों के खिलाफ है, हर नॉन मुस्लिम के खिलाफ है, ये उस नफरत की सजा मिल रही है। कहीं ना कहीं से तो वो जुल्म निकलेगा ना। देखिए, आप माने या ना माने, जुल्म तो आप लोग कर रहे हैं, और जहां पर जुल्म नहीं हो रहा वहां पर जबरन जुल्म बनाकर पेश करते हैं आप लोग कि देखो भारत में तो हो रहा है, लेकिन आपके घर में क्या हो रहा है ये आपको नजर नहीं आता। अभी लेटेस्ट एक वीडियो पर रिएक्शन दिया है मैंने। वो पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो जब गए बाल कटवाने अपना मुस्लिम दुकानों में, तो उनको क्या कहा गया, जरा सुनिए। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि यहाँ पर हिंदुओं के बाल काटे जाते हैं? नहीं सर। नहीं? क्यों सर? वजह, हमने अगर बाल कटवाने हो तो हम कहाँ जाएं फिर? जनाजे पे जाता है, कोई गोदके पे जाता है, जी जी कोई नमाज पढ़ता है जी। इसलिए हम लोग ये तो पता नहीं, ये तो पूछना चाहिए ना, हुकूमत को पूछना चाहिए व्यक्तियों के बारे में। लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता यार। अच्छा नहीं लगता? फिर क्या हो जाता अगर आप काट लें? फॉर एग्जाम्पल आप काट लेते हैं तो फिर क्या हो हम जाएगा? लोग औजार फेंक देंगे। औजार फेंक देंगे? अच्छा, आप जरा सोचिए, यही काम मुसलमानों के साथ कोई दूसरे धर्म वाला कर दे। मान लीजिए ब्रिटेन में गया है वो क्रिश्चियन, मान लीजिए बार्बर शॉप है, और वहां पे गया और उसने कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो मुसलमानों के बाल नहीं काटते भाई, नहीं काट सकते आप, जाओ यहां से। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा बवाल मचेगा? या भारत में ले लीजिए, भारत में कोई हिंदू हमारा बाल काटने वाला है और उसने ये बात कह दी, नहीं 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 नहीं, हम तो मुसलमानों के बाल नहीं काटे। आप सोचिए कितना बड़ा हंगामा मच जाएगा। पाकिस्तान में लोग हंगामा मचा देंगे, देखो भारत में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ डिस्क्रिमिनेशन। अभी जो ये
साइन बोर्ड वाला मामला चला है, उस पर भी बड़ा बवाल हो रहा है, जबकि वो साइन बोर्ड वाला मामला सबके लिए है, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, कि सब अपने अपने प्रोपराइटर का नाम लिखो भाई, दुकान के नाम के साथ अब दुकान के मालिक का नाम लिखना चाहिए कि भाई किसकी दुकान है। लेकिन बवाल मचा हुआ है। क्या ये जो पाकिस्तान में हो रहा है, क्या कोई इस पर आवाज उठाएगा? नहीं उठाएगा। तो पाकिस्तानियों, आपको सजा मिल रही है आपकी नफरतों की, सजा भी कहूं, सजा भी है। और अब ये नफरत जो आप लोगों ने कई पीढ़ियों से, जो 47 के पहले से जो यहाँ पे लोग थे जो अलग, जिनको मुल्क चाहिए था, वो जो नफरत आप लोगों ने पालनी शुरू की, वो नफरत आपको अब खा रही है। और ये उसी का नतीजा है। बिजनेस आपके यहां है नहीं, किसानी खेती किसानी डूबती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है। आप समझ रहे हैं? खाना कम हो रहा है, खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, बिजनेस खत्म हो रहे हैं, बेरोजगार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। एक ना एक दिन तो ये अपने आप को ही खाएंगे ना आप लोग। मार्केट मची है ना आपस में ही आप लोग। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, क्योंकि आपने 76 ईयर्स पर बहुत जुल्म किया आप लोगों ने, रिलीजन के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर बहुत जुल्म किया आप लोगों ने, और अभी भी जुल्म जारी। लेकिन कोई पाकिस्तानी से आप पूछ लो, कहेगा अरे सारे हुकूक मिलते हैं, भारत में नहीं मिलते हैं माइनॉरिटी को हुकूक, हम देते हैं माइनॉरिटी को हुकूक। लेकिन जब ग्राउंड पर आप निकलते हैं तो मामला अलग। दोस्तों, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय। जी, क्या कहते हैं आप हसन निसार के बारे में? ये सोच समझ तो बंदा रखता है, नो डाउट, खुले तरीके से बातचीत भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक समझ रखने वाला बंदा जब बात करे, वो अपोजिशन में नून लीग में जो ऐसी पार्टी है चोरों की और इस तरह की, और उसमें भी एक जनाब मोहतरम है जिन्होंने बातचीत किया, वार्तालाप किया, और उनको भी उन्होंने अप्रिशिएट किया कि दैट पॉइंट इज राइट, यार ये जो बात कर रहे हैं इन्होंने ये बात इसमें ठीक की है। बाकी वो अपना कवर करने के लिए पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो भी है व्हाटएवर उनका वो है, लेकिन जो फैक्ट है बीच में जो सही बात करता है उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बात कहीं ना कहीं अवाम पे आ जाती है, आ जाके डिपेंड करती है। वो जितना भी आप घूम ले ना, वो जो उन्होंने कहा है ना कि वो एक बर्तन की मिसाल दी है कि ऊपर से भी लीक है और नीचे से भी लीक है, तो कहीं ना कहीं जो है मुल्क जो है वो टूटता जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये प्रोसेस होना ज़रूरी है, इन माई ओपिनियन, कि ये अवाम जो है ऐसे सुधरने वाली नहीं है कि एक बंदे को मतलब दिखाया जाए, रास्ता दिखाया जाए, उसे सिखाया जाए और आगे भेजा जाए कि गाइड करे, और वो एक चेन ऑफ सर्कल बने और आहिस्ता आहिस्ता जो है माशरा जो है, माहौल जो है वो चेंज होता नजर आए और एक इफेक्ट हो। ठीक है, लोग पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, सोच उनकी वसी हो, अपने हक के लिए बाहर निकले। वो चीज़ें जो है करने में सालों लग जाएंगे। तो आई थिंक शॉर्ट सिनेरियो जो है इन माय ओपिनियन कि ये टूटेगा, एक बार बिखरेगा, बिल्कुल दोबारा से जनाब ये तश्कील पाएगा, मतलब जुड़ेगा और दोबारा से रीबिल्ड होगा। एक किस्म का रिसाइकलिंग प्रोसेस जो है वो होगा, मे भी हो सकता है, फिर उसके बाद ये स्टेबल हो। फिर को बात हो या कोई आप के नाहक चीज़ करे आपके बारे में, ठीक है, आपके साथ ज्यादती करे, जुल्म करे, तो आप उसके खिलाफ एकदम से उठें और प्रॉपर वे में उठें और सब लोगों में एकता नजर आए कि एक यकजहती है, इनमें यूनिटी है कि यार एक बात पे ये बाहर निकल सकते हैं। एक लड़का जो है, कल को छोटा सा इंटरव्यू देख रहा था जिसमें उस बच्चे के एक्सप्रेशन देखने वाले थे, यकीन माने वो बहुत कुछ कह गया सिर्फ दो बातों में। हालांकि उसने बात कुछ और की, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि उसका दिल कर रहा था कि भाई मैं घसीड़ के ना, पकड़ के ना गिरेबान से लोगों को बाहर निकालूं, सड़क पे लेके आऊं कि गैरत मार गई तुम लोगों की, बाहर क्यों नहीं निकलते। वो बच्चा, उस बच्चे ने पता नहीं माँ बाप से लड़कर या जिस तरह भी व्हाटएवर उसने वो किया होगा, और उसकी एक ख्वाहिश थी, उसके पास एक 70 थी, मतलब जो मोटरसाइकिल है वो थी। अब उसके बिल इतने आ गए कि मजबूरन उसके बाप ने उसकी 70 जो है वो सेल की और बिल पे किया। एंकर से सवाल कर रहा था और वो यकीन माने भरा पड़ा था अंदर से, वो फटने वाला था, ऐसे एक्सप्रेशन थे उसके। कह रहा है कि मतलब 2 लफ्ज बोलता था और चुप कर जाता था, फिर 2 लफ्ज, और वो ऐसे एक्सप्रेशन। कहता है बाहर ही कोई नहीं निकलता, निकलो ना यार बाहर, क्या कर रहे हो। मतलब कि वो मिन्नतें कर रहा था लेकिन गुस्से में भी था। अवाम जो है
سنتی نہیں ہے. جب ان کے اپنے سر پہ نہیں پڑتی تب تک انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ سنگل وے میں چل رہا ہے ہر کوئی. یہ اپنی سوچ رہے ہیں, یہ اپنی سوچ رہے ہیں, میں اپنا سوچ رہا ہوں. ایکتا نہیں ہے, ایک ٹارگٹ نہیں ہے ہمارا. پاکستانی قوم جو ہے نا, اس کا حال یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو پالیسیز ہو رہی ہیں وہ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ ان کے کپڑے اتارنے کے بعد نا ان کو چڈی دی جاتی ہے, اور ان کو وہ یاد نہیں رہتا جو ان کے کپڑے اتارے گئے ہیں, ان کو وہ چڈی یاد رہ جاتی ہے جو ان کو ملتی ہے. یہ اسی کو لے کر خوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اگر 100 روپے یا 50 روپے اضافہ ہوتا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں یا بجلی میں, تو 5 روپے یا 10 روپے تھوڑا سا وہ سستا کرتے ہیں, تو عوام کو لگتا ہے جی کہ ہمیں تو جو گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے بڑا ریلیف مل رہا ہے. لیکن ان کو وہ پچھلے اضافے یاد نہیں رہتے کہ یار انہوں نے بڑھایا کتنا ہے اور انہوں نے کم کتنا کیا ہے. ان چیزوں کو لے کر پاکستانی قوم سچی پوچھیے نا تو ڈھیٹ ہو چکی ہے, ان چیزوں کو سہنے کے عادی ہو چکے ہیں. اس لیے یہ وہ قوم ہے کہ ان کی جتنی بھی چھترول ہوتی رہے انہوں نے جاگنا ہے ہی نہیں ہے. وہ سابقہ ہمارے پرائم منسٹر جو عمران خان صاحب ہے, ایک دفعہ انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے پاکستانی عوام کو جگانا. تم لوگ جاگتے نہیں ہو, تم لوگوں کو جگانا مشکل ہے. تم سوئے ہوئے لوگ ہو, تمہیں پتہ ہی کو نہیں ہے کہ تمہاری آنے والی نسلوں کا فیوچر کیا ہے, تمہارے ساتھ ہو کیا رہے, تمہارے ساتھ بن کیا رہے. تمہیں جو چورن دی جا رہی ہے تم اسی چورن کے اوپر گزارا کر رہے ہو. لیکن اپنے حق کے لیے جو قوم آواز نہیں اٹھا سکتی اس قوم کی پھر یہی حالت ہوتی ہے جو پاکستانی قوم کی حالت ہو رہی ہے. میرے خیال میں ایک اور چیز ہونی چاہیے کہ یہ پارٹیز ہے نا جتنی, یہ ختم ہونی چاہیے. کوئی ایک اقتدار میں آئے اور وہ اقتدار میں ایسا بندہ ہو جو عوام کے لیے سوچتا ہو, ٹھیک ہے, جس کو عوام چوز کرے. جن لوگوں کی, جن محکموں کی جو کیٹیگری ہے وہ اس میں رہے. بالکل, اگر عوام کے پاس اس چیز کا اختیار آ جائے نا تو پھر تو ایسا تو ہوتا ہی نہیں ہے نا, یہی تو مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی انڈیا میں یار ہو رہا ہے نا, فوج اپنا انڈیا شروع سے ہو رہا ہے, نبھا رہی ہے. پاکستان میں شروع سے نہیں ہو رہا. پاکستان کو چینج کرنا پڑے گا. عوام بدو بنی ہوئی ہے, نیچے لگی ہوئی ہے بھیڑ بکریوں کی طرح. جہاں پہ ان کو ہانکتے ہیں وہاں پہ وہ, جس سائڈ پہ ہانکتے ہیں وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب میں وہ مثال نہیں دینا چاہتا کہ بھیڑوں کے لیے کتا رکھا ہوتا ہے اور اس کو جناب وہ جناب ان کو سائڈ پہ کرتے تھے جو جہاں پہ ان کو اس ایریے سے, ٹھیک ہے, وہ باہر نہیں جانے دیتا. لیکن وہ کہیں نہ کہیں سینیریو الگ ہے کہ وہ ان کو ڈینجر سے بچاتا ہے, خطرے سے بچاتا ہے. لیکن یہاں پہ وہ جو کتا ہے نا وہ ان کو ڈینجر کی طرف لے کے جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اپنے مفاد کے لیے جہاں پہ یوز کرنا ہوتا ہے ان کو آگے کر دیتا ہے, ورنہ ان کو ڈیسائیڈ کر کے سائڈ پہ کر لیتا ہے. بس یہ شروع سے پنگا چلا آ رہا ہے نا. پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں, انہوں نے ضرور اتہاس پڑھا ہوگا اور وہ جانتے بھی ہوں گے کہ جو ریالٹی ہے وہ کیا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ جب ہندوستان کے 2 ٹکڑے برٹش نے کیے ہیں اور گوروں کی جو سازش تھی, اس سازش میں جب وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ پاکستان کو ایک الگ حصہ بنایا جائے, تو تبھی الگ حصہ بنانے کے بعد, ایک الگ ملک دینے کے بعد یہ شرط رکھی گئی تھی کہ بھائی جو سیناپتی ہوگا نا وہ کبھی بھی آپ کا نہیں ہوگا. اگر یہ شرط منظور ہے تو ہم ایک الگ دیش آپ کو دیتے ہیں. اس کے بعد جا کے تو یہ سارا پروپیگنڈا جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کہ سیناپتی کبھی بھی ان کی یہ قانون میں کہ پاکستان کا نہیں ہو سکتا. تو وہاں سے یہ ساری رسم و رواج چلتی آ رہی ہیں کہ شروع سے ظاہری بات ہے ان کا کنٹرول ہے اور وہی لے کر چل رہے ہیں ملک کو اور وہی سازشیں کروا رہے ہیں جو بھی ہو رہا ہے. اور باقی چائنا کی اور پاکستان کی بات یہاں پہ نہ کریں تو وہ بھی ناانصافی ہے کہ ہم تو شروع سے ہمیں یہی چورن دیا جا رہا ہے کہ جب بھی پاکستان کے مشکل حالات آتے ہیں جی کہ چائنا ساتھ دیتا ہے, چائنا پیسے دیتا ہے. چائنا کیوں پیسے دیتا ہے یہ بھی حسن نثار صاحب نے بتا دیا کہ بھائی ان کو اپنی مفاد پرستی سے غرض ہے. ان کے لیے آپ ایک بہت بڑی لاٹری ہو اور وہ آپ کو ایز اے ٹیشو پیپر یوز کر رہے ہیں. جب ان کو پتا چلے گا کہ ان کا مفاد پورا ہو گیا تو دیکھنا کہ چائنا کے ساتھ جو ہمالیہ کی پہاڑیوں سے اونچی آپ کی دوستی ہے, سمندر سے گہری آپ کی دوستی ہے, پھر وہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں. وہی تو انہوں نے بتایا نا, وہ پہلے بھی کتنے دفعہ جو ہے ہم سن چکے ہیں, کتنے ویڈیو کر چکے ہیں کہ ان میں یہی بتایا جاتا ہے کہ کنٹری جو ہے اپنے مفاد دیکھتی ہے, کوئی دوستی یاری نہیں ہوتی, کوئی کچھ نہیں ہوتا. ہر کنٹری میں اپنے اپنے مفاد ہوتے ہیں, جس کے ساتھ جتنے زیادہ مفاد جڑے ہیں وہ اسی کا دوست ہے. اور جب مفاد ختم تو دوستی ختم. تو یہی سلسلہ ہے. چائنا بھی جو ہے وہ ایسے ہی کر رہا ہے, پہلے امریکہ نے کیا تھا پاکستان کے ساتھ اور اب جو ہے وہ چائنا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو یہ سارے مفاد جڑے ہوتے ہیں اور مفاد پورے ہوئے تو بات ختم. اب ایک راستہ ایسی پہ ہے کہ پاکستان میں چائنا کو اس کو ضرورت ہے, ورنہ پاکستان کیا دیتا ہے چائنا کو؟
کیا اچھا ایک چیز اور بھی ہے، پاکستان کا وہ حساب ہے جیسے ایک نشئی کا حساب ہوتا ہے، وہ نشے پہ جب لگ جاتا ہے نا تو وہ اپنے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کر دیتا ہے جب اس کے وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ ابھی پاکستان کا یہی حال ہے، یہ ایک ایسا نشئی بن چکا ہے کہ جو چائنا اگر ان کو مفاد پرستی دے رہا ہے نا، چائنا ان کو پیسے دے رہا ہے، وہ ایسے نہیں دے رہا، وہ ان کے گھر کی ایک ایک چیز اٹھا کے گروی رکھوا رہا ہے۔ بات انہوں نے صحیح کی ہے، چیزیں مہنگی اور لوگ سستے، تو یقین کریں لوگ واقعی سستے ہو چکے ہیں یہاں کے، اور کوئی بھی خرید سکتا ہے ان کو آسانی سے، یہ بک جاتے ہیں پاکستانی خاص کر، اور چیزیں یہاں پہ مہنگی ہیں، پاور سیکٹر یہاں پہ مہنگا ہے، اور جو ٹیررسٹ والی بات کی پاور سیکٹر، اور اس میں بھی کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاور سیکٹر ایک ٹیررسٹ جو ہے وہ کردار ادا کر رہا ہے، اور وہی بات جو حسن صاحب نے کہی کہ ٹیررسٹ کتنے مار لے گا، کتنوں کو مار لے گا، لیکن یہ جو پاور سیکٹر والے ہیں یہ سب کو مار سکتے ہیں ایک دفعہ ہی، اور طرفا کے ماریں گے یہ، اور کیونکہ ہمارے ایک آدھا گھنٹہ بجلی چلی جائے نا، جتنی گرمی پڑ رہی ہے نا، لوگ بلکتے رہتے ہیں، ہم بھی خود اسی میں شامل ہیں، تو پوری رات یہاں پہ بجلی نہیں ہوتی کئی دفعہ، تو پھر پوچھیں سکلین بھائی سے کہ کیا حال ہوتا ہے ان کا، اور یہ جاگ کے گزارتے ہیں، تو وہی تو بات ہے نا، مطلب کہ یہ وہ تڑپانے والی بات ہو گئی نا۔ تو پاور سیکٹر میں جتنی چیزیں آتی ہیں وہ ساری ہونی چاہیے پاکستان کو اویلیبل، اور سستی ہونی چاہیے تاکہ پاکستانی اس پہ گزارا کر سکے۔ تو باقی باتیں تو انہوں نے اچھی کی ہیں، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایئرپورٹ پہ ہم نے چرسی پکڑ لیے، منگتے بکھاری پکڑ لیے، تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹڈیاں پکڑ لی، یہ اپنا چھوٹے موٹے چوہے پکڑ لے، اس سے نہیں، اب بھینسیں پکڑیں بھینسیں۔ تو بحثوں کا مطلب یہی ہے کہ جو سیاستدان ہے یا جنہوں نے یہ کرپشن کی ہے وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ پرویز مشرف کی انہوں نے بات کی ہے، تو انہوں نے کہا کہ 1 سینٹ بڑھا دیں اور 1 ارب روپیہ لے لیں بجلی پہ، تو بل میں 1 سینٹ بڑھا دیں صرف، تو وہ یہی کہا کہ اتنی جائیدادیں ایسے نہیں بن جاتی، اور یہ ساری حرام کی ہیں۔ واقعی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ پاکستان میں جتنے بھی کما کے باہر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں یہ سارے حرام کی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہوں گے جو کہ حلال کی بھی کرتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، عوام کو لوٹ کے جو ہے باہر اپنی جائیدادیں بنا رہے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے، سب کو پتہ ہے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کسی کو چھپی چھپائی تو بات نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بول دے تو پھر اٹھانے آ جاتے ہیں۔ تو ویسے پتہ تو ساری عوام کو ہے، 25 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ کون چور ہے، کون کیا چوری کر کے بھاگا ہوا ہے، سب پتہ سب کو ہے، کوئی بولے یا نہ بولے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اچھی انہوں نے جو ہے کلاس لی ہے پاکستان کی، اور ایسے ہی بندے ہونے چاہیے جو کلاس لیں، پاکستانیوں کو جگائیں، پاکستانیوں کی ہوش ٹھکانے آئے۔ بہرحال بہت مشکل ہے ابھی، لیکن یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ پاکستان ٹوٹنے پہ آ چکا ہے، یہ اب میں بھی مانتا ہوں۔ خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ بھی جو ہے وہ 11 اکتوبر کی ڈیٹ دی گئی ہے، تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، ملک میں کے حالات کیسے ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اب یہ تو اب وقت ہی بتائے گا، مجھے لگتا نہیں ہے اب کچھ اچھا ہو اگر ایسے ہی چلتا رہا۔ ہاں اگر کچھ چینجنگ کریں گے، کچھ اچھے جو ہے وہ پالیسیاں لے کے آئیں گے تو شاید ہو سکتا ہے بچ جائے۔ چلو یہی پاکستان ایسے امیدیں بہار رکھ، اور امید رکھتے ہیں کہ بہتر ہو، اور اگر کولیپس کرنا ہے تو کرے، ایک بار دوبارہ بلڈ ہو، شاید لوگوں کی سوچ جو ہے وہ چینج ہو، ایکتا نظر آئے۔ اور آپ کیا اوپینین رکھتے ہیں، وہ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن اوپن ہے۔ ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک اور مہابھارت کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، وزٹ کریں، سپورٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس۔